शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते पढ़ते हम लोग 14 नक्षत्रों को पढ़ चुके हैं, 3 भावों को पढ़ चुके हैं और 5 राशियों को पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने पिछले जो 3 नक्षत्र पढ़े, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, जो आज का हमारा विषय है वह इन तीनों नक्षत्रों का जो समावेश है, यानी कि कन्या राशि। तो हम राशियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज कन्या राशि को पढ़ेंगे। इससे पूर्व के सभी वीडियोस भावों के, नक्षत्रों के, राशियों के जो इस श्रृंखला में हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं और इससे पूर्व जो ग्रहों की श्रृंखला हमने प्रस्तुत की है, वह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अनुरोध यह है कि वीडियोस को क्रमवार देखें ताकि व्यवस्थित तरीके से ज्ञान आप तक पहुंच सके। और यदि आपको वीडियो में उपलब्ध जानकारी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, तो वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और विषय से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है या आपकी कोई संशय है, कोई ऐसी शंका है जहां आपको वीडियो में उपलब्ध जानकारी समझ में नहीं आ पाई है या मैं समझा पाने में असमर्थ रहा हूं, तो आप निसंकोच संपर्क के किसी भी माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स, यहां कहीं भी आप अपना प्रश्न, अपनी शंका हमें लिखकर भेजें। उसका समाधान हम अवश्य करेंगे और निःशुल्क करेंगे। और हमेशा की तरह मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके, आपको उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज हमारी पाठ संख्या है 51 यानी 51 और आज हम पढ़ रहे हैं कन्या राशि को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कन्या राशि का जो विस्तारीकरण है ब्रह्मांड में 150 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक है। यहां इस राशि का स्वामी बुध है। जब हम इसके गुण तत्व प्रकृति की बात करते हैं, जैसा कि नक्षत्रों की भी गुण तत्व प्रकृति होते हैं, राशियों के भी होते हैं और ग्रहों के भी होते हैं, तो इन गुण तत्व प्रकृति और इन कीवर्ड्स को जो आपस में सामंजस्यता बिठाकर फलित किया जाता है, इसलिए इनका जानना आवश्यक है। तो अगर हम कन्या राशि की बात करें तो सबसे पहले इसके प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं। इसके प्रतीक चिन्ह में एक कन्या नाव में बैठी हुई दिखाई देती है। कहीं कहीं इसके प्रतीक चिन्ह में एक कन्या लालटेन लिए हुए दिखाई देती है। कहीं कहीं इसके प्रतीक चिन्ह में एक कन्या फूल लिए हुए दिखाई देती है। इसके कई प्रतीक चिन्ह बने, लेकिन हर प्रतीक चिन्ह में जो सबसे सामान्य सी, कॉमन सी बात है वह है एक कन्या। तो इसीलिए इस राशि का नाम है कन्या। तो कन्या राशि में पहले हम इसके गुण तत्व प्रकृति समझ लेते हैं। अगर हम इसके स्वामी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वामी इसके बुध हैं और वर्ण वैश्य का है, यानी व्यापारी वर्ग की हम इस राशि में बात कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को हम व्यापार से जुड़ा हुआ पा सकते हैं। यहां अगर लिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग है। तो राशियों में जैसा कि आपको पता है कि जो सम राशियां होती हैं वह स्त्रीलिंग होती हैं और वह सौम्य राशियां होती हैं, और जो विषम राशियां होती हैं वह पुरुष लिंग होती हैं और क्रूर राशियां कहलाती हैं। अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो यह राशि दक्षिण दिशा से जुड़ी हुई मानी गई है। जब गुण की बात करते हैं तो इस राशि का गुण तामसिक है, तत्व इसका पृथ्वी है, यानी भूमि तत्व से जुड़ी हुई राशि है। तो भूमि से जुड़े हुए लोग हैं ये। अगर प्रकृति की बात करें
तो वात प्रकृति है, वायु। तो वायु से हम इन जातकों के स्वभाव को समझ सकते हैं कि किस प्रकार इनका मन वायु की तरह बहता है, और चूंकि स्वभाव इसका द्विस्वभाव है, तो कभी हां कभी ना, यानी संशय में पड़ने वाले जातक इस राशि में हो सकते हैं। जब हम पद की बात करेंगे, उदय की बात करेंगे, तो यह शीर्षोदयी राशि है और इसका पद द्विपद है। जब बल की बात करते हैं तो दिवावली राशि है, यानी दिन के अंदर इसका बल अधिक होता है। और जब नक्षत्रों की बात करते हैं तो इसके अंदर उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं। तो यहां हम तीनों जो हमारे नक्षत्र हैं, इनकी ऊर्जा, इनके स्वामियों की ऊर्जा भरपूर मात्रा में देखेंगे। अगर इस राशि के जातकों के गुणों की बात करें तो जब चंद्र इस राशि में होता है, यानी इस राशि में गोचर करता है, और यदि उस समय पर किसी जातक का जन्म होता है तो यह उसकी चंद्र राशि कहलाती है। तो चंद्र का इस राशि में होने से इस राशि में जन्मे हुए जातकों के गुण तत्व किस प्रकार के होते हैं? यह जातक भावुक होते हैं, इनके अंदर स्त्रियोचित गुण होते हैं, कोमलता होती है, और यह जातक अक्सर सुंदर ही पाए जाते हैं। इनकी वाणी मधुर होती है, मधुर वाणी वाले होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं और अनेक गुणों से भरपूर होते हैं। यानी कि इनके अंदर आप कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, बुद्धिमान होते हैं, तेज दिमाग होते हैं और अपनी उम्र से कम दिखते हैं। अब चूंकि बुध है, जिसे हम कुमार ग्रह कहते हैं, तो स्वामी है, तो कन्या राशि में बुध की ऊर्जा इनकी उम्र को, जो वास्तविक उम्र है, उससे कम दिखाने में सहायक होती है। और अगर बात करें कलाओं की, तो यह कई कलाओं को जानने वाले होते हैं। बुध की ऊर्जा कुशल वक्ता के रूप में भी इनके अंदर पाई जाती है और बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने वाले यह जातक होते हैं। यह जातक स्वभाव से धार्मिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, परंपराओं को मानने वाले होते हैं। इनमें ज्ञान की भरपूर मात्रा होती है, तो इनसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पर यहां यह भी समझना आवश्यक है कि ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ इनके अंदर जो तुला राशि के शुक्र की ऊर्जा है वह भी थोड़ी बहुत दिखाई देती है, और यहां दृष्टकांड की ऊर्जा भी इसके अंदर दिखाई देती है। तो औरों पर बहुत ही जल्दी अपना प्रभाव जमाने वाले होते हैं, यानी पहली ही मीटिंग में, पहली ही बार में दूसरों पर इनका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। हां, कुछ नकारात्मक बातें होती हैं, हर काम जल्दबाजी में करते हैं और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय इन्हें परेशानी में डाल देते हैं। और संगीत की बात करें तो यहां इन जातकों में संगीत का गुण भी होता है, संगीत को पसंद करने वाले होते हैं, संगीतज्ञ भी हो सकते हैं, स्वयं गीत संगीत में बहुत रुचि लेने वाले हो सकते हैं, अच्छे गायक होते हैं, औरों के हित में खुद का नुकसान कर लेते हैं। यह इन जातकों में एक विशेष, इसे आप गुण कह लीजिए या अवगुण कह लीजिए, यह एक विशेष बात होती है कि जब औरों का हित करने निकलते हैं तो स्वयं को नुकसान की कोई चिंता नहीं करते, तो अक्सर इनका नुकसान होता ही है। यह अपना अपमान महसूस करते हैं कब? जब इन्हें इनका जो कार्य इन्होंने किया है उसका श्रेय इन्हें नहीं प्राप्त होता, बल्कि इनके किए गए कार्य के बदले में इन्हें कहीं ना कहीं तिरस्कृत किया जाता है। काम अच्छा किया है, लेकिन यदि कहीं कुछ छूट जाता है तो उसके लिए तिरस्कृत होते हैं, तो यह अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। तो यह जब चंद्र इस राशि में होता है, हालांकि चंद्र और लग्न दोनों से ही इन बातों को आप समझ सकते हैं। कई बार लग्न
अच्छी अवस्था में होता है, लग्न चंद्र से ज्यादा बलशाली होता है, तो लग्न से आप इन सब बातों को समझ सकते हैं। और कई बार चंद्र लग्न से अधिक बलशाली अवस्था में होता है, तो चंद्र से भी इन सब बातों को आप समझ सकते हैं। यहां लग्न और चंद्र को अलग अलग नहीं समझना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार यूं होता है कि चंद्र राशि किसी की कन्या है और लग्न किसी और राशि का है। आप मान के चलिए कि वृश्चिक राशि का है, तो वृश्चिक राशि का यदि लग्न है और चंद्र राशि कन्या है, तो वृश्चिक के भी गुण होंगे, कन्या के भी गुण होंगे, तो वहां उन दो राशियों के गुणों की सामंजस्यता अपने आप बनती चली जाएगी। तो कई बातें ऐसी होंगी जो कन्या राशि की अधिक जातक के अंदर कार्य कर रही होंगी, कई बातें ऐसी होंगी जो वृश्चिक लग्न की जातक के अंदर कार्य कर रही होंगी। तो यह तो कुंडली देखने के बाद ही विश्लेषित होता है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि हम इनको हर तरीके से विश्लेषित करें, हर तरीके से इनको समझें। अब अगर हम लग्नानुसार देखें तो यहां हमने एक लग्न पत्रिका बनाई है। लग्न पत्रिका में यहां लग्न में हमने कन्या राशि को स्थापित किया है। जब हम कन्या राशि को स्थापित करते हैं तो यहां बाकी के घरों में हम देखेंगे जो राशियां आती हैं, यहां तुला, यहां वृश्चिक, यहां धनु, यहां मकर, यहां कुंभ, यहां मीन, यहां मेष, यहां वृषभ, यहां मिथुन, यहां कर्क और यहां सिंह। तो इस प्रकार से राशियों को स्थापित किया जाता है। जब इस प्रकार से राशियां स्थापित हो जाती हैं तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि चूंकि कन्या राशि से द्वितीय भाव, जो कि इसका धन भाव कहलाता है, वह शुक्र का है और शुक्र बुध का मित्र है। नैसर्गिक रूप से मित्र है, तात्कालिक रूप से जो भी परिस्थितियां बने वह कुंडली में अलग से विश्लेषित होता है। तो शुक्र यहां बुध का मित्र है, तो आप यहां समझ सकते हैं कि व्यक्ति की फाइनेंस, वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा हो सकता है। यानी जातक का वित्तीय प्रबंधन अच्छा होगा, फाइनेंस के अंदर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जब हम अगले भाव की बात करते हैं, यानी कि वृश्चिक की, तो तृतीय भाव में पराक्रम का भाव है, लेकिन यह अष्टम से अष्टम भी है और मंगल दो भावों का स्वामी है, जिसमें कि तृतीय और अष्टम है और दोनों ही भाव अशुभ की श्रेणी में माने जाते हैं। तो यहां हम इस बात को समझ सकते हैं कि जातक हर बात को तर्क से ही समझता है। यानी इस जातक की एक सोच होती है कि जल्दी नहीं बात माननी है। जब तक आप एक सही तर्क इनके सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक यह बात नहीं मान पाएंगे। यहां इन जातकों के कंधे झुके हुए होते हैं। अक्सर आप देखेंगे कन्या राशि वालों के कंधे थोड़े से झुके हुए होते हैं। धन को लेकर यह बहुत ही प्रैक्टिकल होती है। अगर हम बात करें माता की, तो माता से इनके संबंध अच्छे होते हैं। इनकी वाणी सत्य प्रिय होती है, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक अवश्य होती है। यानी वाणी में भी डिप्लोमेसी होती है। इसीलिए यह जातक मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। यानी किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को संभाल लेने की जो कला होती है वह इन जातकों में होती है। कन्या राशि को लग्न की दृष्टि से और राशि की दृष्टि से सर्वोत्तम राशि और लग्न की श्रेणी में रखा गया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कन्या राशि वालों में गुण कितने होते हैं। अब अगर हम तृतीय भाव से समझें तो तृतीय भाव भाई बहनों का भी होता है। तो भाई बहनों से इनके संबंधों में उतार चढ़ाव ताउम्र चलता रहता है, कभी अच्छे कभी बुरे। और कई बार भाई बहनों के द्वारा यह किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं। और षड्यंत्र जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हो, छोटा मोटा षड्यंत्र भी इनके विरुद्ध हो सकता है। अगर पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव से हम व्यक्ति के पूर्वार्जित कर्मों को समझते हैं, संतान को समझते हैं। तो
कालपुरुष की कुंडली में इस भाव का स्वामी सूर्य है, और यहां कन्या राशि में जब हम देखते हैं तो इस भाव का स्वामी शनि है। तो सूर्य और शनि से हम संतान और पूर्वार्जित कर्मों को भी समझ सकते हैं। इनकी जो संतान होती है वह उसको यह अनुशासित रखने की कोशिश करते हैं, अनुशासन में बांधने की कोशिश करते हैं। वो शनि है, सूर्य है, अनुशासन का कार्य करते हैं। हां, यहां यह हो सकता है कि शनि यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में ना हो तो संतान थोड़ा विलंब से हो, और अगर बिल्कुल बुरी स्थिति में हो तो हो सकता है कि संतान और अधिक विलंब से हो, मगर संतान अवश्य होती है। तो इस घर से संबंधित कई चीजें, कई बातें आपको ऐसा दिखाई देगा कि विलंबित हो रही हैं, बशर्ते शनि अगर अच्छी पोजीशन में हो कुंडली में तो कई बार विलंब नहीं भी होता है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि जो संतान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित जो भी बातें हैं उनमें विलंब कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। अब यह जातक छठे भाव से देखे तो शनि, तो यहां जातक की मेहनत की बात हो सकती है, मेहनती होते हैं, सर्विस में अपना सर्वस्व नौछावर करने वाले होते हैं। यदि यह कहीं नौकरी कर रहे हैं तो यह अपना सर्वस्व नौछावर करने वाले होते हैं। किसी भी प्रकार से इन जातकों को आलसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें आलस्य की भावना कम से कम नौकरी के मामले में तो नहीं होती है। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव का स्वामी गुरु, तो यहां पत्नी से मतभेद हो सकते हैं, कुछ सामंजस्यता में कमी हो सकती है, लेकिन यह मतभेद या सामंजस्यता इतनी खराब नहीं होगी कि संबंध टूट जाए। इनका और इनकी पत्नी का किसी न किसी मुद्दे पर कोई ना कोई मतभेद अक्सर बना रहता है। अष्टम भाव में आ जाए तो अष्टम भाव फिर मंगल का है, तो मंगल यहां पर व्यक्ति को जिज्ञासु बनाता है, तार्किक बनाता है। तो जिज्ञासु यानी कि खोज के कार्य करते हैं, अनुसंधान करते हैं, यह अनुसंधान में बहुत अग्रणी होते हैं। किसी भी कार्य को विस्तार से करने की इनके अंदर क्षमता होती है, और यह विस्तार से जानकारी भी प्राप्त करते हैं, जैसा कि हमने चित्रा नक्षत्र में पढ़ा था। अगर हस्त नक्षत्र की बात करें तो हाथों की कलाओं की बात कर सकते हैं, हाथों से करने वाले कार्यों की बात कर सकते हैं। चित्रा नक्षत्र की बात करें तो इन जातकों के अंदर जो विस्तार उन्मुख होने की बात है वो कर सकते हैं। तो यहां हम इन जातकों को विस्तार उन्मुख कह सकते हैं। अब आते हैं नवम भाव, तो कन्या का नवम भाव फिर शुक्र का है, तो धन भाव और नवम भाव दोनों ही शुक्र के हैं। नवम भाव से हम पिता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं। तो यह जातक धार्मिक भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, और इनका अपने पिता से बहुत अच्छा सामंजस्य हो सकता है और होता है। अगर करियर की बात करें तो करियर का स्वामी इनका लग्नेश ही करियर का स्वामी है, यानी दशमेश है। तो बुध इनका लग्नेश है, बुध इनका राशियेश है, जो भी है, तो उस स्थिति में भी दशमेश की स्थिति बुध की बनती है, तो कहीं ना कहीं करियर में अच्छा करते हैं। हां, कुछ उतार चढ़ाव इनके करियर में हो सकते हैं और होते ही हैं, और सब कुछ करते हुए भी इन्हें अपने कार्यों का पूरा श्रेय नहीं प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको पूरा श्रेय प्राप्त नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में यह अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, या यूं कह लीजिए कि इनको ऐसा लगता है कि इनके कार्य का इन्हें सही पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा। हालांकि यहां पारिश्रमिक से मतलब धन से नहीं है, क्योंकि धन भाव का स्वामी है चंद्र। तो यहां चंद्र की अगर बात करें तो चंद्र बुध को अपना मित्र मानता है। तो लग्न को यानी कि व्यक्ति को तो वो धन देगा, लाभ की व्यवस्थाएं करेगा। हां, अगर बुध की बात करें तो बुध चंद्र को नुकसान दे सकता है, क्योंकि वह चंद्र को अपना शत्रु मानता है। लेकिन यहां पर लग्न जो है वह व्यक्ति है। व्यक्ति कौन है? बुध है, और बुध को चंद्र अपना मित्र मानता है, तो मित्र को वह लाभ देगा। तो यहां लाभ की बात होती है, आय की बात होती है। तो आय में इस व्यक्ति को अच्छी आय का
साधन प्राप्त होते हैं। और अगर 12वें भाव से देखें तो यहां सिंह राशि है। सिंह यानी कि सूर्य की राशि, तो सूर्य की राशि आरोग्यता वाली राशि है। हां, अब 12वें भाव में आई है, इससे आप सारी चीजें गलत ना लगा लें। सूर्य अशुभ हो सकता है, लेकिन अगर आप साथ में ही यह देखें कि सूर्य देता क्या है, तो सूर्य हीलिंग की पावर देता है, सूर्य उपचार शक्ति प्रदान करता है। तो कन्या राशि के जातकों में, कन्या लग्न के जातकों में उपचार शक्ति अच्छी होती है, हीलिंग पावर अच्छी होती है। यह ध्यान से, ज्ञान से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। हां, द्विस्वभाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका झुकाव विपरीत लिंगों की तरफ हो सकता है। जब विपरीत लिंगों की तरफ झुकाव की बात करेंगे तो सामान्य सी बात है कि इनके एक से अधिक संबंध हो सकते हैं, और विवाह से पूर्व भी हो सकते हैं, विवाह के बाद भी हो सकते हैं, जिन्हें हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं। वह बहुतायत मात्रा में कन्या राशि के जातकों में देखे जा सकते हैं। लेकिन केवल राशि के विशेष गुणों से आप इसे बिल्कुल फलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको कुंडली में शुक्र की स्थिति देखनी होगी, मंगल की स्थिति देखनी होगी, चंद्र की स्थिति देखनी होगी, इनका आपस में संबंध देखना होगा, राहु की स्थिति देखनी होगी, शनि की स्थिति देखनी होगी, इनका आपस में संबंध देखना होगा, शुक्र के साथ में संबंध क्या बनते हैं, चंद्र के साथ में क्या संबंध बनते हैं, तब कहीं जाके हम इस प्रकार की बातों को निर्णायक कह सकते हैं। तो फलित तो सामान्य तौर पर इस प्रकार से करना ही नहीं चाहिए कि आपने सिर्फ राशि को पढ़ा और पूरा फलित कर दिया। हां, यह राशि के गुण हैं। राशि इस प्रकार के गुण या अवगुण दे सकती है, लेकिन जैसा कि मैं आपसे पूर्व में भी कह चुका हूं और लगातार इस बात को कहता आ रहा हूं कि यदि ग्रह इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप इस बात को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। यह बात आपको जातक से या अपने जो भी आपके सामने आके बैठे हैं, अपनी कुंडली लेके बैठे हैं, उनसे यह बात आपको नहीं करनी है। हम इस प्रकार की कुंडलियों को देखते तो हैं, लेकिन जब तक बहुत अधिक आवश्यक ना हो तब तक इस प्रकार के फलित हम नहीं करते, क्योंकि अक्सर हमारे पास में लोग अपनी कुंडलियां भेजते हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है, लेकिन कई बार वे अपनी कुंडलियां ना भेजकर अपने जीवन साथी की कुंडली भेजते हैं या अपनी प्रेमिका प्रेमी की कुंडली भेजते हैं, और वहां उनका प्रश्न इस प्रकार का होता है जो कि हम साफ तौर पर मना करते हैं कि हम इस प्रकार की बातों को एंटरटेन ही नहीं करते। हां, हम अपने वीडियोस में जो आपको पढ़ा रहे हैं वहां से आपको कुछ समझ में आता हो तो वह आपका अपना ज्ञान है, उस पर हम आपको ना रोक रहे हैं ना टोक रहे हैं। ज्ञान देना हमारा काम है, वो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन जब आप हमारे सामने कुंडली रखते हैं, किसी की भी कुंडली रखते हैं और इस प्रकार की बातें पूछते हैं तो हमारे मन को कष्ट होता है, इसलिए हम नहीं बताते हैं। चूंकि अभी पिछले ही कुछ दिनों में इस प्रकार की बातें हुई हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ में यह शेयर करूं कि इस प्रकार की बातें कृपया आप हम तक ना लाएं। हम आपको आपके जीवन साथी या प्रेमी या प्रेमिका के बारे में इस प्रकार का कोई भी फलित नहीं बताने वाले। तो दोस्तों, यह थी हमारी कन्या राशि। हमने कन्या राशि को पूर्ण रूप से समझ लिया है और इसको हमने विस्तार से जान लिया है। कन्या राशि के जातकों को हमने बहुत विस्तार से समझा। अगर कन्या राशि लग्न में है तो जातक किस प्रकार के हो सकते हैं वह भी समझा। आने वाले वीडियोस में हम अन्य राशियों को भी शनय शनय समझेंगे। राशि की श्रेणी में अगली राशि हमारी तुला की होगी, लेकिन तुला राशि से पूर्व हम उसके अंतर्गत आने वाले तीनों नक्षत्रों का विस्तार से वर्णन करेंगे। यानी कि हमारा अगला वीडियो जो है वह स्वाति नक्षत्र का होने वाला है। अंत में
जाते जाते पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। और अगले वीडियो में हम स्वाति नक्षत्र में जो गुण तत्व प्रकृति है, जो स्वाति नक्षत्र से जुड़े हुए पहलू हैं, उनसे हम नक्षत्र का विश्लेषण करेंगे। यानी हम पहले नक्षत्र को ही समझेंगे, तत्पश्चात उसके बाद के वीडियो में हम जातक को समझेंगे और तृतीय वीडियो में हम जातक को चरणानुसार विभक्त करके समझेंगे। तो स्वाति नक्षत्र के प्रथम वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम्